हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। लेकिन मैं कार्यक्रम को आगे शुरू करूं इससे पहले मैं यही कहूंगा कि आप कृपया करके हमसे पुस्तकें जरूर लें। यहाँ वीडियो पर एक ऑप्शन है जिसमें सुपर होता है, जिसमें आप हमें पैसे भी भेज सकते हैं। दूसरा, इसमें हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसके भी ऑप्शन है। और इसके अलावा आप डायरेक्ट हमें डोनेशन भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये कई सालों की सोच के बाद, सालों तक मैं सोचता रहा, कई लोग और भी सोच रहे होंगे इस विषय पर, कि भारत का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम देखते हैं कि जो भी लोग, ज़्यादातर जो लोग विभाजन में आए, उनमें ज़्यादातर सब द्विज हिंदू, या जिसे हम कहते हैं अपर क्लासेस के कास्ट के हिंदू, उच्च जातीय हिंदू ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादातर खत्री मिलते हैं और ब्राह्मण मिलते हैं और अरोड़ा मिलते हैं। तो ये बात बड़ी सोचने की है कि तो फिर अनुसूचित जाति के, शेड्यूल कास्ट के लोग, जो पार्टीशन हुआ, वो कहाँ गए? अगर पंजाब, आज के पंजाब को देखें, जो भारत में पंजाब है, उसमें ही कम से कम 35% शेड्यूल कास्ट है। सरकारी आंकड़ा 32% है, होंगे 40%, मैं बीच का ले रहा हूँ, 35% है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब है और जो बाकी राज्य हैं, बाकी जो वहाँ के राज्य हैं, उनमें नहीं थे शेड्यूल कास्ट के लोग? मेरी नानी भी लाहौर से आई हुई हैं पार्टीशन के समय। तो ये बड़ा ही एक विचित्र प्रश्न था कि दिल्ली के अंदर लगभग लगभग सब लोग जो है ना, वो जो भी हिस्से भारत के बंटवारे में आए, वो सब ज़्यादातर उच्च वर्गीय हिंदू हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट कहाँ चले गए? और मेरे चाचा जी, उन्होंने भी जो है ना एक बार ये प्रश्न मुझसे किया था कि भाई, ये इतने सारे ये तो नज़र आते हैं पाकिस्तान में, तो हमारे लोग भी तो होंगे, तो वो हमारे लोग कहाँ हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान से जो आए, वो उसमें हमारे लोग कहाँ पर है? अब इसके लिए बड़ा ही अच्छा जो प्रश्न, जो इस प्रश्न का जो बड़ा अच्छा उत्तर मुझे मिला है, वो मेरे को लिखित रूप में उत्तर मिल गया है कि असल में हुआ क्या, शेड्यूल कास्ट का हुआ क्या। ये लिखित उत्तर से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट जो है ना, वो ईसाई बना दिए गए थे, और उसमें ज़्यादातर जो है ना, वो वाल्मीकि समुदाय से थे। पहले उनको वाल्मीकि नहीं, पहले उनको चूड़ा बोला जाता था, फिर वो ईसाई बन गए। तो 20 से 25 लाख के बीच उनकी जनसंख्या है। अच्छा, बड़ी दुख की बात है कि छुआछूत तो उनके साथ वहाँ भी ऐसी रही, प्लस वो ईसाई बने, तो जो ब्रिटिश लोग हैं, ये उनकी जिम्मेवारी थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। अब इसके अतिरिक्त आप लोग जब देखेंगे, कुछ वीडियो जरूर देखिए आजकल जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर वहाँ पे भी आप शेड्यूल कास्ट के लोगों के देखेंगे, तो वहाँ पर बस्ती है वाल्मीकि समुदाय की, तो आप देखेंगे कि वो बस्ती के अंदर लगता है वो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ऐसे ही वहाँ पर एक चमार परिवार का मैंने देखा, वीडियो आया, तो वो परिवार का वीडियो देख के पता लगता है कि भारत में किस स्थिति के अंदर चमार वर्ग रहता था। तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन अब बात यह है कि वहाँ पर जो यादव है, उनका भी मैंने वीडियो देखा, उनका बेहतर है। जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर है, ज़मीन है, सब कुछ है। वहाँ पे हिंदू ठाकुर देखे मैंने, उनका बहुत बढ़िया है। एक का मैंने देखा, उनके पास 300 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर नौकर चाकर है, 5-5 गाड़ियाँ हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव हो रहा है जैसा पहले होता था। बेशक उतना खुला नहीं होता, लेकिन जैसे भारत के अंदर बाबा साहेब जी की वजह से उनको रिजर्वेशन मिल गया, राजनीति में आ गए, नौकरियों में आ गए, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, ऐसा वहाँ पर नहीं हो पाया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन अब बात यह है कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कहाँ गई? क्योंकि दिल्ली में अगर मैं देखूं तो 3-4 गलियां हैं, करोल बाग में ऐसी 3-4 गलियां, एक जगजीवन कॉलोनी है और रैगलपुरा में कुछ घर हैं। इनको अगर मैं हटा दूं तो कोई और नहीं है जो कि नज़र आते हों।
जगजीवन कॉलोनी में वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, रैगरपुरा की कुछ गलियों में रैगर समुदाय के लोग हैं बस। तो भाई वहाँ के चमार कहाँ गए, वहाँ के बलई कहाँ गए, वहाँ के खटीक कहाँ गए, बहुत लोग होंगे। तो इसका उत्तर मिलता है बाबा साहेब जी की एक, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब डॉक्टर अम्बेडकर जी की नवंबर 20 1951, 20 नवंबर 1951, ये स्पीच डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दी थी। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसी का स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया। खैर इसमें बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन हमारे विषय की बात मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ था उस समय कि शेड्यूल कास्ट बेचारे कहाँ रह गए, पाकिस्तान से आए लोगों में नज़र क्यों नहीं आते। तो वो लिखते हैं, मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। तो ये है राइटिंग एंड स्पीचेस का वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये सेम टू सेम ऐसा आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है। इस पे पृष्ठ संख्या 451, 451 मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा 451 पे। आप भी, अगर किसी को, बहुत से लोग, कई बार मैं ऐसे लिख देता हूँ तो कहते हैं फिर रेफरेंस दो, तो मैंने कहा चलो किताब ही दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर लेना, सबको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में बता रहे हैं। ही फर्दर सेड दैट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन the Pakistan government allowed caste Hindus to come to India, but that government prevented Harijans from leaving Pakistan and many were converted to Muslims। तो पहले तो बताऊंगा, जो शब्द हरिजन आया ये इसलिए आया क्योंकि वहाँ के लोग वैसी जो है ना मानसिकता से रहते थे, वो अपने आप को हरिजन कहलाना उन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है। हालांकि वो इस शब्द के विरोधी थे, इसलिए इस शब्द को कोई और यूज़ ना करे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कि विभाजन के समय क्या हुआ, जो पाकिस्तान की सरकार बन गई उसने कास्ट हिंदू यानी जो उच्च जाति के हिंदू थे उनको तो अलाउ कर दिया कि वे तो आ जाएंगे, बट दैट गवर्नमेंट, लेकिन उस गवर्नमेंट ने रोक दिया शेड्यूल कास्ट के लोगों को फ्रॉम लिविंग पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान छोड़ के ना जाए। एंड मैनी वर कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स, और बहुत सारों को मुसलमान बना दिया गया। यानी विभाजन के समय पाकिस्तान की सरकार ने उच्च जाति के हिंदुओं को तो आने दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं आने दिया और उनको मुसलमान बना दिया। The Mahar battalion managed to bring some Harijans to India, but they were not given any help by the Indian government। यानी कि जो महार बटालियन थी, महार जो शेड्यूल कास्ट जाति है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की जाति है महार, तो महार बटालियन उसने कोशिश करी और वे कुछ लोगों को लेकर आ गए भारत में, लेकिन भारत सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, यानी प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी, इन लोगों ने कोई मदद नहीं करी। सरकार नाम का तो कोई इंसान नहीं होता, सरकार आप किसे कहेंगे, जो लोग सरकार चला रहे हैं। इन लोगों ने कोई मदद नहीं करी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसमें मैं बाद में आऊँगा, कि जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया, तो जो बॉम्बे की उनकी फौज थी उसमें 3/4 कितना होता है, 75%, 2/3 ऐसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 75% महार थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे। और बाद में उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनकी आर्मी में भर्ती बंद कर दी थी। लेकिन ये साम्राज्य बना, अंग्रेजों ने जो बनाया, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों की बहादुरी से बनाया। ये बात एक इतिहास है, इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए उनकी ये बटालियन है, आज भी है महार। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक और पता नहीं रेजिमेंट बनी, बटालियन मतलब एक और आर्मी की ऐसी फौज की टुकड़ी बनी, रेजिमेंट बनी, सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसे कहते हैं चमार रेजिमेंट। उसमें पंजाब के जो सिख चमार थे वो थे, उन्होंने बर्मा के अंदर जापानियों से युद्ध किया था।
लेकिन उसे भी 1948 में ख़त्म कर दिया गया उस रेजिमेंट को। इसको नहीं ख़त्म कर पाए महा रेजिमेंट को। ये जो शेड्यूल कास्ट की रेजिमेंट है ये अभी भी चल रही है, क्योंकि बाबा साहेब जी के द्वारा बनाई गई है। थी पुरानी, मतलब रिवाइव उन्होंने फिर किया, इसको बंद कर दिया था ना एंट्री बीच में। तो फिर आगे वो लिखते हैं, सम ऑफर्ड हंगर स्ट्राइक एट द राजघाट बट नो वन पेड एनी हीड टू देयर स्ट्राइक and he had to tell them that their grievances would not be redressed by the Congress government. तो क्या कहते हैं, some offered hunger strike at the राजघाट, कि कुछ ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने ये कोशिश करी। ये तब की बात होगी जब शायद गांधी जी गुजर गए होंगे, तब की बात होगी। 48 में वो गुजर गए, 51 का भाषण है, तो हो सकता है उसके बाद की बात हो कि कुछ ने राजघाट यानी गांधी जी की समाधि पर भूख हड़ताल करी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उनसे ये कहने दिया गया कि उनके जो दुख हैं, उनके जो कष्ट हैं, इनको कांग्रेस सरकार दूर नहीं कर सकती। ये पढ़ते हुए मुझे एक और बात याद आ रही है, किसी ने वीडियो में बनाया कि पाकिस्तान से हिंदुओं की एक ट्रेन कटकर आई, तो यहाँ से हमने 3 ट्रेन मुसलमानों की काट के भेजी। ऐसा किसी ने एक पार्टीशन के समय के जो लोग हैं उनमें किसी ने बताया। तो भाई वो कौन से हिंदू थे जिनके लिए आप लोग ऐसा कर रहे थे? ये हिंदू नहीं थे क्या? ये हिंदू वहाँ रह गए, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, महा रेजिमेंट लेकर आई तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आगे वो कहते हैं बाबा साहब, he said that as he should not do any good to Harijans, he decided to resign and Pandit Nehru did not give any reply so far to the charge made by him against the Congress government. तो डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं क्योंकि शेड्यूल कास्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो इस्तीफा देंगे अपने कानून मंत्री के पद से। और नेहरू जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जो भी उन्होंने उन पर आरोप लगाए, नेहरू जी पे आरोप लगाए, उनका नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया। इसके आगे वो दूसरी बातें लिखते हैं, कुछ अन्य बातें। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर इंग्लिश में 6 वीडियो हैं और हिंदी में 1 वीडियो है आधे घंटे का, वो आप देख लीजिएगा, ज़रूर और भी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कथन, जिनसे हमें पता चल रहा है ये गुत्थी, ये जो पहेली थी जो मैं भी आज तक खोज रहा था, मेरे चाचा जी ने भी मुझसे इसका डिस्कशन किया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि वो शेड्यूल कास्ट कहाँ गए, वो पाकिस्तान में उनको रोका क्यों। इसमें भी बाबा साहेब जी एक जगह बताते हैं कि जो वहाँ के जो सरकार थी, जो बेसिकली मुस्लिम सरकार थी, उन्होंने इसलिए रोका कि जो ऐसे काम होते हैं जिनको उस समय मीनियल वर्क या कहें नीच काम या कहें कि गंदे तरह के काम, गंदे इन द सेंस चमड़े के और मांस के, मतलब उस समय के लोग उसको गंदा समझते थे। ये भी मैं बड़ी हैरान होता हूँ कि आज भारत के लोग जो है ना, क्या उस समय साबुन का हाँ, साबुन का क्या हिंदुओं ने साबुन नहीं बना पाए तो क्या कर दिया कि अगर कोई सफाई का काम करता है, कोई मांस काटने का काम करता है तो उस इंसान को गंदा बना दिया है। कोई लोहे का काम करता है वो भी गंदा, बढ़ाई का काम करता है वो भी गंदा। बहुत लंबी कहानी है, इसमें सफाई वफाई का कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने ना ये भी सोचा, वहाँ के जो मुसलमान थे उन मुसलमानों का ये भी नज़रिया रहा कि भाई ये जो है ना, ये काम कौन करेगा, वो तो सारे नवाब थे वहाँ पर ज़्यादातर जो भी गए। खैर मुसलमानों की जहाँ तक बात है, इसमें 2 बातें हैं। मुसलमानों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल बेस सम्मेलन में शेड्यूल कास्ट का साथ दिया था, ये भी एक सच है। एक और बात है कि कुछ ऐसी बातें थी जिसपे कांग्रेस और गांधी जी मान नहीं रहे थे, जिन्ना की। उन बातों के ना मानने की वजह से कांग्रेस और जिन्ना के अंदर या मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो पाया था, ये भी एक बात है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये कहा है, ये तो उन्होंने बताया है कि जब मुसलमानों ने हमारा साथ दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो अच्छी बात है,
लेकिन उनकी जो डिमांड थी ना वो थी माइनॉरिटीज़ को लेके, अल्पसंख्यक को लेके अपनी डिमांड रखने की, गोल मेज सम्मेलन तक की। लेकिन बाद में वो बदल गई और एक वो राष्ट्र की बात करने लग गए, और हमने तो कभी राष्ट्र, अलग राष्ट्र की बात नहीं करी। ये जो परिवर्तन हुआ ना, ये परिवर्तन भी गलत हुआ। और एक और जगह डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी बुक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में कहते हैं कि एक कोई मुस्लिम नेता थे, उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना उनको हम आधा आधा बांट लेते हैं। अब आधा आधा बांट लेते का मतलब कि काम करने के लिए तुम्हारे भी नौकर बने रहे, हमारे भी नौकर बने रहे। तो ये जो सोच है ना मुस्लिम्स के अंदर भी, क्योंकि जातिवाद की सोच भारत में लगभग हर धर्म में आ चुकी है, तो ये भी जो है ना डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है। लेकिन हाँ, जो गोलमेज सम्मेलन में साथ दिया मुस्लिम प्रतिनिधियों ने, प्रतिनिधि मंडल था, वह बहुत महत्वपूर्ण साथ था, और उसमें वे कांग्रेस के अलग जाके उन्होंने साथ दिया। इस पे डॉक्टर अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं कि कम से कम उनमें इतनी शर्म तो थी, गांधी जी में तो वो शर्म भी नहीं थी। हम हिंदू, गांधी जी हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन हमारे विरुद्ध जाकर वो मुस्लिम से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए थे, जो कि मुस्लिम्स ने नहीं मिलाया। मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि ये जो वीडियो है ना, इसमें जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम किसी समुदाय के प्रति जो है ना वो गलत फीलिंग ना रखें। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये भी एक इतिहास है। हिंदुओं का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं, हिंदू में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी 3 नेताओं के बारे में बताते हैं, आई थिंक तीनों ब्राह्मण हैं। वो कहते हैं उनको पढ़ना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस कभी उनका इतिहास नहीं बताती। वो थे रानाडे और आगरकर और एक गोखले, आई थिंक गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग पिछली सदी, कांग्रेस से जो पिछली सदी थी, कांग्रेस 20वीं 19वीं सदी, 19वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखिए, आगरकर नाम के स्वतंत्रता सेनानी या रानाडे नाम के स्वतंत्रता सेनानी, मेरे को तो किसी इतिहास बुक की किताब में 10वीं तक मिला नहीं। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा तो वो बता रहे हैं। तो हिंदुओं का इतिहास भी डॉक्टर अम्बेडकर जी बता रहे हैं। वो निष्पक्ष बात करते थे। बात ये है, खैर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8527533051, 8851। एक और नंबर है 8851188170, और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। हमारी किताबों की वेबसाइट है nspmart.com। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं पुस्तकों के लिए, लेकिन फ़ोन करके उनको विश्वास नहीं होता कि भाई हम पुस्तकें भेजेंगे नहीं भेजेंगे। अच्छा, कुछ लोग डिस्काउंट पे आ जाते हैं। मैं देखिए ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना और सेल करना सबसे पहले मैंने शुरू किया, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जहाँ तक डिस्काउंट की बात आती है, तो जैसे ये वीडियो जब मैं बना के आप तक जो जानकारी पहुँचा रहा हूँ, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है। इन सब के लिए हमें कोई दान नहीं देता। और मैं अगर कोई और काम करने लग जाऊं तो फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आपको सपोर्ट करना है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी कमाई का 20वां हिस्सा देने के लिए बोला है मिशन में। मुझे नहीं लगता लोग एक हिस्सा भी देते हैं। तो उल्टा डिस्काउंट मांगने के आपको तो ये करना चाहिए, जो किताब की कीमत है ना उसके हम डबल देंगे। ये तो किताबों की आप कीमत दे रहे हो, इस किताबों की कीमत में तो किताबों की प्रिंटिंग है, लेखन है, ट्रांसलेशन है, स्टोरेज है, मैनेजमेंट है, फिर उनको आप तक भेजने का है। इतनी सारी कॉस्टिंग तो उसमें चली जाती है, एडवर्टीजमेंट है। आप दे क्या रहे हो? आपको लगता है आप फिर उस पर भी डिस्काउंट की बात करते हो? आपने कुछ दिया ही नहीं। आपको होना चाहिए कि अगर हम 5-10 हज़ार की किताब ले रहे हैं, हम आपको 20 हज़ार देंगे, 30 हज़ार देंगे। ऐसा दिल जब तक नहीं रखेंगे, आप क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर जी के पुस्तकालय में तो हजारों किताबें थी, उधार भी ले लेके किताबें पढ़ते थे वो। एक जगह एक उन्होंने उन्होंने बताया, मैं आपको बताऊंगा, कि 2,000 रुपये की नौकरी छोड़ के उन्होंने 200 रुपये का नौकरी, वो मिनिस्टर वाली, इसलिए पकड़ी ताकि लोगों का भला कर सके। उस समय 2,000 रुपये की नौकरी छोड़ के 200 की नौकरी पकड़ी, क्योंकि उसमें उनके ज़्यादा लोगों का कर सकते थे। तो ये बात है, बड़े दिल के बनिए। आपके कोई मिशनरी, मैं कह रहा हूँ, आज अभी तक शेड्यूल कास्ट का एक ढंग का नेता नहीं है आज की डेट में। ना आपके पास नेता है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना आप कुछ सपोर्ट करते हो किसी को। बनते भी लोग क्यों नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही नहीं होता। ये भी एक बात है। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते, तो मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते, अगर तू आज तेरी एक बार तू बन जा, एमपी बन जा, एमएलए बन जा, फिर ये लाइन लगा लेंगे। तो क्या लालच है आप में इस चीज़ का?
डॉक्टर अम्बेडकर जी तो लालच नहीं दिखाया। तो आप सब जो लोग हैं ना, वो पहले तो जात पात की भावना से निकले। और मैं ये मैसेज गैर शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी कहूँगा कि देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी से आपको एक सही देश का निर्माण करने का मौका मिल रहा है उनके विचारों से। आप भी पढ़े उनके विचार। आप ऐसा सोचते रहेंगे जाति की भावना से तो कुछ नहीं होगा। खैर, मैं ज़्यादा इस बात पे बोलना नहीं चाहता। मैं एक बार फिर से अपना नंबर बता देता हूँ: 8527533051, 8851188170। और हमारी किताबों की वेबसाइट है nspmart.com। और हाँ, यहाँ यूट्यूब पे आप सुपर भेज सकते हैं, उसमें भी कुछ डोनेशन भेज सकते हैं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब की, उससे भी डोनेशन भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक लीडरशिप प्रोग्राम भी मैं चलाना चाहता हूँ। मैं आऊँगा, अगर आपके पास एक अच्छा युवाओं का समूह है तो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम सबके लिए, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, मैं सबके लिए एक यूथ लीडरशिप प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ। वहाँ पर आकर हफ्ता, 10 दिन, 3 दिन, जितना भी समय होगा, क्लासेस लेकर आपको तैयार करना चाहता हूँ। आने जाने का खर्चा, रहने का, वो खाने पीने का आपको करना है। मेरे जो बरसों की मेहनत है, दशकों की जो मेहनत है, बहुत खैर लंबी मेहनत है, उसका तजुर्बा और उसका ज्ञान वो आपको मैं फ्री में दूंगा। आप चाहें तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी आकर आप ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप बनाकर आएँ तो यहाँ भी मेरे पास है कि 8-10 लोग बैठकर एक जगह क्लास लेकर अपना जा सकते हैं, कहीं भी आसपास किसी रूम में या होटल में रह सकते हैं और दिन में एक बार आके मुझसे मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।